ओके। ये हमारे पास नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है। सही है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को ना रन कर लेते हैं। npm स्पेस रन स्पेस dev। ठीक है, मैंने कमांड चलाई है npm run dev, जिसके बाद उसने क्या बोला है, लर्निंग नेक्स्ट जेएस, और बाद में उसने जो भी वर्जन लिख के दिया है नेक्स्ट डेव लिख के दिया है, और उसने बोला कि लोकल एनवायरनमेंट पे इस वाले पोर्ट पर, इस यूआरएल पर, इस पोर्ट पर तुम्हारा जो एप्लीकेशन है किसकी, नेक्स्ट की, वो रन हो चुकी है। सही है, रेडी लिखा आ गया है। तो अब इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको अपने पास रन कर लेते हैं। नेक्स्ट की जो मेन वेबसाइट है वो भी मैंने खोली हुई है, देखते हैं इसके बाद हम अभी आते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या रन होकर आता है। ठीक है, वो कंपाइलिंग बता रहा है। सही है। अच्छा, सबसे पहले अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ जो इस टॉपिक से ना जरा हटकर है। ठीक है, कंपाइल्ड इन 15.9 सेकेंड, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है, विच इज दिस, जो डिफॉल्ट इसका सबसे पहला पेज आता है, जिसको आप अब एडिट करोगे। वो आपको सोर्स भी बता रहे हैं, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग एसआरसी के फोल्डर में ऐप, उसके अंदर पेज डॉट जेएस में जाके एडिटिंग करो, तो ये सब आपका अपने हिसाब से आएगा। अच्छा, जब जावास्क्रिप्ट आई थी ना, तब वो थी एक ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज जो सिर्फ ब्राउजर पे चलती थी। अब तो एक वो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टॉप 10 में सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है, तो ब्राउजर पे, तो जब से एडवांस जावास्क्रिप्ट आनी शुरू हुई, ठीक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में जैसे कि अब अगर मैं बात करूं, मैं एक जरा टेस्टिंग फोल्डर खोल लेता हूँ। हम्म, ठीक है, एक फंक्शन अगर लिखें, फंक्शन, फंक्शन टेस्टिंग, फंक्शन आई ओ, फंक्शन एबीसी और दिस, कंसोल डॉट लॉग जो भी है। सही है, कंसोल डॉट लॉग जो भी है। अच्छा, ये एक प्लेन जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ फंक्शन है। ब्राउजर, इस ब्राउजर मतलब ये वाली जो विंडो है, ये आपके इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करती है। सही है, लेकिन जब से एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मा स्क्रिप्ट आई, तो इसने बोला कि अब मैं फंक्शन आपको बताऊंगा कि भाई इस तरह लिखना है, कॉन्स्ट एबीसी इक्वल टू एरो फंक्शन, अब इस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ब्राउजर को अंडरस्टैंड नहीं होती, तो वो फिर पढ़ कैसे रहा है, मेरा सवाल समझ आ रहा है, तो वो उसको रीड कैसे कर रहा है, जबकि चला तो वो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर साइंस वाला कोई है बेबल, छे, तीनों कंप्यूटर साइंस वाले ही। बीएससी, हाँ सही है, तुमने चेत गए, इसमें गए, कॉमर्स में गए। अच्छा, आपके पास एक अगर कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए होगे ना, तो फिर आपके पास एक चीज होती है कंपाइलर। कंपाइलर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको आप समझ आ जाएगा, जो यूनिवर्सिटी में बताते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। कंपाइलर और ट्रांसपाइलर एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, जहाँ जो चीज कंपाइलर है वो चीज ट्रांसपाइलर है, एक ही चीज है। ठीक है, बेबल is a free and open source JavaScript transpiler, compiler और transpiler। सही है, JavaScript transpiler that is mainly used to convert ECMAScript 2015, ECMAScript 2015 से शुरू हुई है। सही है, code into backward compatible JavaScript code that can be run by older JavaScript engine. It allow web developers to take advantage of the newest features of the language। सही है, क्या मतलब, आपने ये वाला कोड लिखा और ब्राउजर को बताया, ठीक है,
लेकिन जब से एडवांस जावास्क्रिप्ट आई है, ठीक है, तो अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट या इक्मास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है जो ब्राउजर पे लगा हुआ है, उसके अंदर बेबल की कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट पे हो जाती है। किन के लिए? सिर्फ जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए, किसी फ्रेमवर्क के लिए नहीं। ठीक है, तो वो ब्राउजर को बताता है, ब्राउजर बोलता है भाई मेरे को नहीं पता ये क्या है, तो वो बेबल के जरिए ट्रांसलेट करके ब्राउजर को बताता है कि भाई यूजर ने ये लिखा है, तो फिर वो रन होता है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ ये मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। कंपाइलर ट्रांसपाइलर बेबल समझ आ गया? सही है जी, सही है। क्यों बताया वो अभी समझ, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा आपको। ठीक है, इसको भी यहीं पे खोल के रख लेते हैं और हम आते हैं, इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोल्डर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के, भाई ये सारे क्या है। डॉट नेक्स्ट का फोल्डर, इसके अंदर आपने कुछ नहीं जाना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसको पड़े रहने देंगे। नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स क्या है? जितने भी आप पैकेजेस, सही है। नोड मॉड्यूल्स क्या है? नोड मॉड्यूल्स अभी जब हम थोड़ी देर में पैकेजेस इंस्टॉल करना शुरू करें, जितने भी आपके पास पैकेजेस, जो 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 चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड हुई हुई हैं, इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं, वो इसके इसके अंदर पड़ी हुई होती है, वो इसके अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, पब्लिक का फोल्डर क्या कर रहा है? पब्लिक के फोल्डर के अंदर क्या है? सिर्फ दो लोगो रखे हुए हैं, वो कहाँ यूज हो रहे हैं वो अभी हम देख लेते हैं। हम सिर्फ इनको रन करके देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह शो, किस तरह हो रहे हैं, ताकि फिर मैं आपको बताऊं। ये क्या है? नेक्स्ट डॉट जीएस का ये वाला लोगो है, ठीक है। और इसके अलावा ये वर्सल का ये वाला लोगो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जाएं कहाँ पर, इनकी साइट पर जो मैंने खोली हुई है, तो ये जो नेक्स्ट का लोगो लगा हुआ आ रहा है, ये जो है ये वहां से आ रहा है, सही है। और ये वर्सल का जो है ये भी वहीं से आ रहा है। ये वर्सल का लोगो, ये वर्सल का लोगो, ये जो इंस्टॉल हुआ हुआ था वहीं से आ रहा है, सही है। लेकिन तस्वीर किस तरह यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, ओके। और ये सारी चीजें जो बता रहे हैं ये भी हम देखेंगे। सिर्फ अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजें हो हैं क्या क्या। एसआरसी का फोल्डर आपके बहुत काम का फोल्डर है, ठीक है। और बाकी सारी फाइल्स क्या है, उनको हम फोल्डर में जाके अब रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, ओपन विद कोड मैंने कर लिया। अब आपका जो है वीएस कोड के अंदर एक नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्टार्ट हो चुका है, सही है। जिसके अंदर हमने इन तमाम फाइल्स को व्यू करने के, ये सारी फाइल्स क्या कर रही हैं? ESLint RC डॉट जेसन, इस फाइल का कोई लेना देना नहीं है आप लोगों के किसी काम से, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल, ठीक है। गेट इग्नोर, डॉट गेट इग्नोर, सही है। गेट का किसी को आइडिया है? नहीं, हाँ गेट है, गिटहब भी है, सही है। जब आप गिटहब सीखोगे वो तब तब भी देख लेंगे। लेकिन गिट इग्नोर की फाइल बनाई जाती है कि अगर सपोज करो मैं इस पूरे फोल्डर को गिटहब पे रखना चाह रहा हूँ, और ये देख रहे हो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, इन्होंने खुद ही लिख के दिया, नोड मॉड्यूल लिखा हुआ है। और फोल्डर आपके पास कहाँ रखा हुआ है? फोल्डर ये रहा, सही है। तो जो फाइल्स आपके गिट इग्नोर में रखी हुई होंगी, जब आप चीजें गिटहब पे रखोगे, तो वो फोल्डर्स इग्नोर कर दिए जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ गिट इग्नोर का फाइल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सपोजिशन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SRC, तो SRC का फोल्डर अब गिट पर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कौन सी फाइल रखते हैं वो भी हम देखेंगे बाद में। क्या? जो डॉट गेट इग्नोर की फाइल है ना, सही है। जब आप गिट की कमांड्स चला रहे होते हो, वो पीछे उनके साथ साथ रन हो रही होती है कि भाई ये वाली जो फाइल्स है ना उनको नहीं लेकर जाना। ये जो ये कमेंट है, ये नहीं, ये इसको रीड नहीं करेगा, ये इनको रीड करेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया SRC, ये इसको रीड करेगा। किनको? कौन? नहीं नहीं, ये इन्होंने पता नहीं क्यों लगाया हुआ है, इस चीज की जरूरत नहीं होती। अब इस तरह लिखो आप, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हटा दो ये सारी चीज, डॉट PNP डॉट ये डॉट वो, तो वही चलेगा, तो भी जाएगा।
मतलब अगर सिंपल सिंपल नाम लिख दोगे ना फोल्डर का फाइल का, तो भी वो उसको इग्नोर ही करेगा कि भाई ये वाली फाइल्स इग्नोर में रखी हुई है। सही है, सब इग्नोर है। सही। बस वो आपको हेडिंग दे के बताया हुआ है कि भाई ये डिपेंडेंसीज थी, ये टेस्टिंग थी, ये नेक्स्ट जेएस की फाइल्स हैं, ये प्रोडक्शन है, और ये सारा वो एरिया है जो गिट पर नहीं जाएगा। सही है। ओके। जेएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन, यहाँ जब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करोगे नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर बतानी होंगी। सही है। वो कब बतानी होंगी वो भी हम देखेंगे। सही है। नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िग डॉट जेएस। सही है, यहाँ पर मोस्टली तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें अगर तुमने मजीद कस्टमाइजेशन करनी होगी तो करोगे, वो मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती इसकी। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। और पैकेज लॉग डॉट जेसन, बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना, किसी काम की फाइल नहीं है। रीड मी डॉट एम डी। सही है। थोड़ा सा अगर इसको रीड करके देखें तो वो बोल रहा है npm run dev, और yarn को छोड़ते हैं, बाकी सारी चीजों को। बोल रहा है कि भाई इस पोर्ट पे रन होगा विथ योर ब्राउजर टू सी द रिजल्ट, यू कैन स्टार्ट एडिटिंग। मतलब वो सारा तरीका बता रहा है। रीड एमडी की वो फाइल, रीड एमडी की फाइल का मतलब ये है, ये आप कभी भी अपने किसी भी फोल्डर में ना, जब प्रोफेशनली काम करोगे, किसी क्लाइंट का काम करोगे, ये फाइल जरूर बना कर दोगे। इसका ये मतलब है कि जो भी आपका फोल्डर है उसकी आपने थोड़ी सी थ्योरी लिख के दी हुई है, इस तरह चल रहा है, इस तरह स्टार्ट हो रहा है। यानी कि गेटिंग स्टार्टेड करने के लिए भाई अपना डेवलपमेंट सर्वर रन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जेएस का हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये कमांड चलाओ या ये चला दो। ये जो अलग अलग कमांड्स लिखी हुई है ना, ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखी हुई है, जिसकी वजह से डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यही है। तो आपकी हमने इस पर चलाई है, हमारा जो है सर्वर इस पर चलेगा, और ब्राउजर पे सीधा रिजल्ट आप देख सकते हो, और मच मोर। सही है, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्लियर है। ठीक है। तो ये सारी फाइलें, मेन फाइलें जो है आपकी इतनी ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। पैकेज डॉट जेसन की मेन फाइल है। सही है। यहाँ पर एक ये देख रहे हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर एक डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट है, फिर एक डेव डिपेंडेंसीज। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा, डिपेंडेंसीज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जो भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करोगे अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में, वो आपको बताएगा। अगर यहाँ पर आ जाता है तो डेट मीन्स आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। सही है। अभी हम करेंगे बाद में, जब भी करेंगे तो वो यहाँ पर आएगी। अभी ये तीन चीजें जो बता रहा है, इसका ये मतलब है रिएक्ट वर्जन 18 इसमें पड़ा हुआ है, रिएक्ट डॉम वर्जन 18 इसमें इंस्टॉल हुआ है, नेक्स्ट जेएस वर्जन 14.0.2 आपके पास इंस्टॉल हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज जब हम इंस्टॉल करेंगे बाय यूजिंग npm, तो वो चीज आपकी डेव नहीं, डिपेंडेंसीज का जो ऑब्जेक्ट है पैकेट डॉट जेसन की फाइल में, वहां पर आकर सेव हो गई, सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है। बाकी सारी चीजें अगर आप देखो तो वो बोल रहा है कि लर्निंग डैश जेएस जो है आपके फोल्डर का नाम है, पैकेट डॉट जेसन का जो वर्जन है वो ये है, और प्राइवेट ट्रू, ये सारी जो है बहुत काम की चीजें नहीं है, आपने इनको इग्नोर करना है। सही है। जो मेन फोल्डर, मेन चीज थी वो मैंने आपको इस फाइल की बता दी। ठीक है। अब मैं आता हूँ किस पे, मेन फोल्डर पर, विच इज एसआरसी। उसके अंदर हमारे पास है फेविकॉन आइकन। फेविकॉन आइकन वही आइकन उसने दिया जो एसवीजी में सेव करके रखा हुआ है, जो आपके पास यहाँ पर रेंडर हो रहा है। सही है। हमारा इससे भी अभी कोई लेना देना नहीं है। ग्लोबल डॉट सी एस एस, ये चीजें देख के थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि भाई हाँ इस तरह का काम करते थे। सही है। इस तरह का काम करते थे, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, उन चीजों तक भी आप आ जाओगे अभी थोड़े दिनों में। सही है। सीएसएस लिखी हुई है, ये इन्होंने मीडिया क्वेरी भी लगाई हुई है। ठीक है। ओके। और उसके बाद आते हैं मॉड्यूल, पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। यहाँ भी उसने कुछ डिस्प्ले फ्लैग्स ये करके उन्होंने कुछ स्टाइल्स लिखा हुआ है। सही है। और उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले लेआउट डॉट जेएस, जो कि सबसे मेन फाइल है, और उसके बाद
पेज डॉट जेएस को मैंने यहाँ पे खोल लिया। सही है। सबसे पहले हम जाते हैं कि भाई जो उन्होंने बोला था बाय गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर पेज डॉट जेएस, एसआरसी ऐप पेज डॉट जेएस। सही है। और लेआउट। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, अपने लेआउट डॉट जेएस की फाइल पर, और इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह वर्क कर रहा है। सही है। ये इन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, सही है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ और ये फाइल। सही है। और दूसरी मेरे पास एक फाइल सेव है ना यहाँ पर, उसका नाम है एक्सपोर्ट डॉट जेएस। सही है। ठीक है। ओके। सेव। ये मेरे पास एक HTML का प्रोजेक्ट है। सही है। जिसके अंदर मेरे पास दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। कितनी फाइल्स हैं? दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, जिनकी एसआरसी जो है मेरे पास नीचे लगा हुआ होगा। मैंने इनको ऐड किया हुआ होगा स्क्रिप्ट के जरिए, हाँ देख सकते हो। एक ऐप डॉट जेएस है, बल्कि नहीं लगाया हुआ, तो ये एक्सपोर्ट डॉट जेएस नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तुम्हारे सामने मैं इसको लगा लेता हूँ। स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएस, सेव किया और वापस ऐप डॉट जेएस, एक्सपोर्ट डॉट जेएस, सेव कर दिया। सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, सब कुछ कमेंट किया किया हुआ है, कमेंट कर देता हूँ इनको मैं। ये मैं टेस्टिंग कर रहा होता हूँ इस फोल्डर में ना, मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था, कोई लॉजिक्स नहीं बन रही होती ना, तो टेस्टिंग करते करते मजाक मजाक में 5,000 लाइनें। सही है। अच्छा। हाँ। नहीं, काम आ जाता है ना। हाँ। अच्छा, अब सपोज करो यार कि मैं यहाँ पर आया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू, ओबीजे इज इक्वल टू दिस। ठीक है। इसके अंदर है कंपनी, यूबीएस टेक। सही है। इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सही है। वर्ल्ड वाइड है या नहीं, यानी कि इंटरनेशनल है। वर्ल्ड वाइड को मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है। इस तरह की बहुत चीजें अब आप जो है ना आगे सीखोगे, नेक्स्ट जैसे में बहुत सारी देखोगे, तो मैं एक एग्जांपल बेसिक सी करके बता रहा हूँ जो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी मैं वो भी बता रहा हूँ। ठीक है। यार मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक फोल्डर बना हुआ है, ये मुझे जो है ना 10 फाइलें सपोज करो हैं, मुझे 10 फाइलों में मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बजाय ये कि मैं हर जगह फाइल में एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, एक ही चीज 10 दफा बन रही है ना। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हो ना, तो आपके पास एक टॉपिक आता है DNR, डू नॉट रिपीट कोड। डू नॉट रिपीट कोड। तो आपने अपनी प्रैक्टिस में रखना है कि कोड रिपीट हो रहा है, नो इश्यू, कोशिश करो कि डू नॉट रिपीट कोड हो। अब ये 10 जगह अगर लिखा हुआ है तो बेकार है। एक फाइल मैंने बनाई, मैंने उसके अंदर ये रख दिया, मैंने बोला भाई इस फाइल में सिर्फ एक चीज होगी जो मैं दूसरों को भेजूंगा, तो जो है वो अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज की बात हो रही है अभी, एक चीज की बात। तो अगर सिर्फ एक चीज है ना, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा एक्सपोर्ट। भाई मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल जैसे आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम है ना, ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है।
अब एक्सपोर्ट कर दिया अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, एक्सपोर्ट ओबीजे, एरर क्यों दे रहा है, शायद इस वजह से दे रहा है, हमें इस तरह लगाना था एक्सपोर्ट। सही है। मैंने डायरेक्ट जो वेरिएबल बनाया था, जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके स्टार्ट में लगा दिया एक्सपोर्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर मंगवाना है कि भाई इस फाइल में मुझे एक्सपोर्ट को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा इंपोर्ट ओबीजे। अगर देखो तो सजेशन आ रहा है, मैंने टैब दबाया तो उसने बता दिया फ्रॉम दिस। ठीक है। लेकिन मैं पूरा तुम्हें खुद लिख के दिखाता हूँ। इंपोर्ट ओबीजे फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट जीएस। सही है। मैं इंपोर्ट कर रहा हूं इस फाइल में, यहां मंगवा रहा हूं क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट। फ्रॉम मतलब कहां से, हाँ ना। अच्छा सही, एक्सपोर्ट डॉट जेएस लिखेगा, मैं फाइल नेम आज बड़े गलत कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डॉट जेएस। सही है। ठीक है। तो इंपोर्ट मतलब मंगवा रहा हूं क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट, फ्रॉम कहां से, इस वाली लोकेशन। ठीक है। लेकिन अब याद रखना, ये इंटरव्यू का एक मेन सवाल बता रहा हूं। ठीक है। मैंने बोला यार एक बात है कि एक एरे भी है। ठीक है। कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू दिस, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एबीसी रखे हुए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। यार ये भी जो है ना हर किसी को देने हैं, ये भी हर किसी को देने हैं, मुख्तलिफ फाइल्स में जाएंगे। तो भाई अब तो ये बात हो गई कि अगर मैं इधर भी एक्सपोर्ट लगा दूं, एक तो ये काम हो गया। लेकिन फिर वही बात है, डीएनआर, डू नॉट रिपीट कोड, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बार बार आ रहा है। सही है। फिर बार बार आ गया। अगर आपने, अच्छा हाँ, एक जो इशू आया था ना उसका रीजन भी मैं बताया था। ये तुम्हारे सामने भी ये इशू आ रहा था, तुम्हारे सामने क्या इशू आ रहा था, एक्सपोर्ट ओबीजे। सही है, मसला कर रहा है वो। सही है। उसका रीजन मैंने इस वजह से नहीं बताया था, मैं अब बताऊंगा ताकि हम इस वाली एग्जाम्पल तक पहुंचे। वो बोल रहा है कि अगर ये अकेला इंपोर्ट, अगर ये अकेला एक्सपोर्ट हो रहा है तो मुझे बताओ कि ये अकेला जाएगा, ये अगर अकेला इस फाइल से एक्सपोर्ट हो रहा है तो तुम बताओगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कि भाई सिर्फ ये जाएगा इस फाइल से, कोई और नहीं एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। जब किसी फाइल से कोई भी डेटा एक्सपोर्ट हो रहा होगा, सिर्फ अकेला उस डेटा, अकेला वो डेटा होगा, तो वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। सही है। अब क्या हो गया, अब मेरे पास इस फाइल में दो डेटा हैं, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास एआरआर है। ठीक है। अब अगर मुझे दोनों चीजें एक्सपोर्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट ब्रैकेट लगाया, कौन सा, ये वाला, और मैंने यहाँ पे बता दिया ओबीजे भी ले जाओ और एआरआर भी ले जाओ। सही है। दोनों मैंने भेज दिए, इस तरह जितने आपके पास आएंगे सारी चीजें आप भेज दोगे। सेव कर दिया, वापस आता हूं। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं, दोबारा मैंने लिखा इंपोर्ट बकेट फ्रॉम डॉट स्लैश एक्सपोर्ट डॉट जेएस डॉट जेएस। सही है। अब बकेट क्यों लगाया, मैंने तो पहले वो लिखा था खाली नेम, खाली नेम तब लिखोगे जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला सीन होगा, बकेट तब लगाओगे जब एक साथ मल्टीपल डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस बार दिखाता हूँ, तो वो मेरे को उसको बताना चाहिए कि भाई ये देखा वो दो डेटा पड़े हुए हैं जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहे थे। मेरे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, मेरे पास एआरआर भी आ गया। ठीक है। अच्छा, कंसोल करा के देख लेते हैं कि मेरे पास भाई ऑब्जेक्ट चल भी रहा है नहीं चल रहा, ओबीजे। सही है। सेव किया और वापस आते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल को रन कर लेते हैं यहाँ पर आकर। वो बोला कि uncaught syntax error cannot use import statement outside a module,
और अनकोड सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं इसको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ और इस फाइल को बंद कर देता हूँ। इसकी जब डिटेल में जाओगे ना इस एरर की, कि भाई वो इस तरह चीजें बोल रहा है, तो वो आसान लफ्जों में वो ये बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट वाली चीजें हैं, वो हम सिर्फ तब चलाएंगे जब तुम्हारा जो कंटेंट का यूआरएल है, जो तुम्हारा मेन यूआरएल है, वो तुम्हारा किसी सर्वर पे डिप्लॉय हुआ हुआ होगा। कैसे? जैसे कि लोकल होस्ट 3000, ये एक आपका यूआरएल चल रहा है ना भाई, अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पर तुम लिखो, तो ये आपका एक कोड है ना, यूआरएल प्रॉपर यूआरएल है। जबकि तुम अगर इसको लिखोगे तो वो तो कुछ और ही आ रहा है बेकार सा। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, ये तुम्हारे फोल्डर की लोकेशन आ रही है, लोकेशन नहीं चाहिए। वो बोल रहा है अगर प्रॉपर यूआरएल है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चला दूंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं चलाऊंगा। अब सपोज करो अगर मैं इस वाले वेब पेज को लाइव करवा देता हूं, तो वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसोल हुआ है वो रन हो जाएगा। सही है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, ये इंटरव्यू के सवालात हैं, और ये बहुत ज्यादा चीजें यूज होने वाली हैं। क्लियर हो गई? तो सबको क्लियर है? सिंगल होगा तो हमेशा एक्सपोर्ट, अभी मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इसको भी बंद करता हूँ। मैंने आया और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ओबीजे कर दिया, सेव किया, एप डॉट जीएस में आता हूँ, इन दोनों को बंद कर देता हूँ। और मैंने क्या बोला, मैंने लिखा कि ओबीजे, उसने कहाँ इंपोर्ट करके लाया है नहीं पता चल रहा। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, बहुत ऊपर चला गया होगा लग रहा है। ओबीजे कहाँ लेकर आया है? हाँ, देखो, लेकर आ गया सबसे ऊपर, इंपोर्ट ओबीजे फ्रॉम दिस। सही है? तो अगर सिंपल होगा तो वो डायरेक्ट इस तरह आएगा, लेकिन अगर मल्टीपल होगा तो वो इस तरह आएगा। क्लियर है? इधर से मल्टीपल डेटा इंपोर्ट होगा। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। और आते हैं, तो भी कमेंट कर देते। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इस नेक्स्ट डॉट जीएस की फाइल पर। इस फाइल पे भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। हम चले जाते हैं डायरेक्ट पेज डॉट जीएस पे, क्योंकि भाई वो बोल रहा है सिंपल सिंपल जो है, जाओ और वहां जाके क्या हुआ है,